बिसात कविता सूद। एक एफडी बनवानी है। 2-3 स्वर टकराते से बोले। मैंने नजर उठाकर देखा, 2 महिलाएं, एक पुरुष। पल भर में ही भाग गई। सास बहू और बेटा है। इसे इस तरह भी कहा जा सकता है, माँ बेटा और बहू, या माँ और पति पत्नी। सास आगे आगे, बहू बराबर कदम बनाने के प्रयास में, और बेटा माँ के पीछे एक अच्छा बच्चा बनता हुआ। कितने की, किसके नाम से? मैंने फॉर्म सामने रखकर नाम लिखने का उपक्रम करते हुए पूछा। 3 लाख की, मेरी पुष्पा देवी के नाम से, सास बोली। मैं समझ गई, सेवानिवृत्ति का पैसा लेकर आई हैं पुष्पा देवी। बेटा बहू उसमें हिस्सेदारी के जुगाड़ में है। क्या मैडम 2 नाम से बन जाएगी? बहू बोली। हाँ हाँ, क्यों नहीं, एक एक फोटो दे दीजिए। फोटो तो नहीं लाई मैं। बहू मायूस हो गई। मैं लाई हूं ना फोटो, मेरे अकेले नाम से बना दीजिए। पुष्पा देवी ने पर्स से अपनी फोटो निकालकर मेरे सामने रख दी। फोटो तो 10 मिनट में खींच कर आ जाएगी अम्मा, लड़का आतुरता से बोला। अम्मा तटस्थ भाव रही। मैंने पुष्पा देवी की फोटो ली और औपचारिकताएं पूरी करने लगी। इस बीच पति पत्नी में धीमे धीमे कुछ बात हुई। पत्नी फिर आगे आई। क्यों मैडम, नॉमिनेशन हो जाएगी क्या? जी हाँ, नॉमिनेशन भी हो सकती है, लेकिन बाद में फिर भुगतान लेने में कोई परेशानी तो नहीं होती? पुष्पा देवी तटस्थ भाव से फॉर्म पूरा करने में व्यस्त थी। नहीं, कोई समस्या नहीं होती। मृत्यु प्रमाण पत्र, 2 साक्ष्य और कुछ अन्य औपचारिकताएं। क्यों जी, फिर छोड़ो ना नाम डलवाने का, नॉमिनेशन ही करवा लेते हैं। मैडम जी कह रही हैं बाद में भुगतान में कोई परेशानी नहीं होती, 2 साक्षी की जरूरत पड़ेगी, वे भी मिल जाएंगे ना? हाँ हाँ, 2 साक्षी तो आसानी से मिल जाएंगे। क्यों मैडम, नॉमिनेशन कैंसिल भी हो सकता है क्या? लिखते लिखते हाथ रोककर पुष्पा देवी ने पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बस एक साक्षी चाहिए। एक साक्षी तो आसानी से मिल जाएगा मुझे। मुझे लगा मैं सामने एफडी का के कागज नहीं, शतरंज की बिसात देख रही हूँ। अपना ही दुश्मन, चैतन्य त्रिवेदी। पता नहीं, उस राज्य का रिवाज ही कुछ विचित्र था। वहां दुश्मन राज करते थे। जो दुश्मन नहीं है किसी न किसी का, वह राज कार्य के लिए सर्वथा अयोग्य समझा जाता। वहां अक्ल के दुश्मन राज करते थे। जो कानून का दुश्मन होता, वह कानून की हिफाजत का काम देखता। गरीबों का दुश्मन गरीबी हटाने का काम देखता था। इस तरह वहां रहने के नियम ही कुछ अलग किस्म के थे। आपको यह जाहिर करना जरूरी है कि आप किसके दुश्मन हैं। कुछ धर्म के दुश्मन, वे बड़े धार्मिक माने जाते हैं। समाज के दुश्मन, समाज सुधारक। देश के दुश्मन, देशभक्त कहलाते। यानी कि हर फील्ड दुश्मनों से अटा पड़ा था। आप अगर किसी के दुश्मन नहीं हैं, तो आप चुपचाप बैठिए। ताजुब यह कि जिस बात का जितना बड़ा दुश्मन होता, उसे उसी क्षेत्र का अग्रणी माना जाता। इस तरह वहां सारे दुश्मन मिलकर देश और समाज चला रहे थे। ये सारे दुश्मन चाह रहे थे कि हर एक को कहीं ना कहीं दुश्मनी में संलग्न रहना जरूरी है। जो किसी का दुश्मन नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं। कई बेगुनाह लोग इसी वजह से मारे जाते। वहां नागरिकों का सर्वे होता था हमेशा, और पसंदीदा दुश्मनी बतानी पड़ती। वे सदियों से दुश्मनों की तलाश करते आ रहे थे। एक दिन राज्य के करिंदे मेरे पास आए, पूछने लगे कि मैं किसका दुश्मन हूं। मैंने कहा, मैं तो किसी का दुश्मन नहीं हूं। उन्होंने मुझे चेतावनी दी कि 1 हफ्ते के भीतर मैं यह बता दूं और या तय कर लूं कि मैं किसका दुश्मन हूं। उनका कहना था कि इस देश में इतनी वैरायटीज हैं कि उनमें से किसी एक का दुश्मन हो जाना मुश्किल नहीं है। मैंने कहा, ठीक है, विचार करूंगा।
1 हफ्ते बाद मुझे राजा के दरबार में पेश किया गया ताकि मैं अभी भी बता दूं कि मैं किसका दुश्मन हूं। यह आखिरी मौका था। सब चुप बैठे थे। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे बचा लूं अपना जीवन, किसका नाम लूं। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। राजा ने कहा, इतनी देर में तो हम दुनिया को दुश्मन बना ले। कैसे डफर नागरिक हो तुम। इतना बड़ा देश, इतनी विभिन्नताएं लिए, इतने ढेर सारे ऑप्शंस तो विदेशों में भी नहीं है। कहां से पकड़ लाए हो इसे तुम? जल्दी बताओ। सड़ी सी बात के लिए इतना समय जाया कर रहे हो। आखिरकार मैंने चुप्पी तोड़ी। मैंने भरे गले से कहा, सरकार, मैं अपना ही दुश्मन हूं। हो, क्या बात है, लाजवाब। पूरे दरबार ठाकों पर ठाके लग गए। जिसने सुना वो हंस पड़ा। अंतिम सवारी, योगेंद्र कृष्णा। वे इतने अभावग्रस्तता के दिन थे कि ईमानदारी जैसे शब्द व्यवहारिक जीवन में बेमानी जान पड़ते थे। उस दिन काम से लौटते हुए रात का खाना रास्ते में एक ढाबे में खाने के बाद उसने आज ही मिली महीने भर की पगार में से 50 रुपए का नोट ढाबे के मालिक की तरफ बढ़ाया तो उसे 50 के 1 और 10-10 के 4 ताजे नोट वापस मिले। क्षण भर के लिए जो हैरानी उसके चेहरे पर उतर आई थी, उसे एक कदम पीछे हटकर दूसरे क्षण उसने वापस कर दिया और ढाबे से बाहर निकलते ही घर की तरफ जाने को मुड़ा। थोड़ी दूर पर खड़े रिक्शे पर नजर गई तो उसे लगा क्यों ना आज वह रिक्शे से ही घर चला जाए। रोज तो पैदल ही है। रिक्शे को हाँक लगाई तो रिक्शा सामने आकर खड़ा हो गया। पश्चिम दरवाजे का कितना लेते हो? 12 रुपए दे देना, यहाँ से 2 कोस है। 2 कोस तो है, पर आज क्या नया जा रहा हूँ, 10 रुपया ले लेना। ठीक है बाबू, चलो, उधर ही मेरा घर है, अंतिम सवारी आपको ही लेकर चलता हूँ। रात्रि के 8 बज रहे थे। रास्ता लगभग अंधेरे में डूब चुका था। सड़कों के किनारे छोटी मोटी अंतिम दुकानें भी बंद हो रही थी। इक्का दुक्का चाय पान की खुली दुकानों से आधी रोशनियां टूटी सड़क के एक खास दायरे में ही कांप कर रह जाती। रिक्शा खींचता हुआ वह सोचने लगा कि अपने मोहल्ले के तो हर रिक्शा चढ़ने वाले आदमी को वह पहचानता था, जिसमें से कुछ बराबर चलने वाले थे, कुछ कभी कभी और कुछ कभी नहीं। वह याद करने लगा कि यह आदमी तो कभी नहीं वालों में ही है। खैर, इससे उसका क्या, थोड़े है कि पैसा नहीं देगा, 10 तो देगा ही। दूसरी तरफ रिक्शा पर बैठा हुआ आदमी भी अंधेरे रास्ते में सोचने के सिवाय कुछ और नहीं कर सकता था। महीने भर काम करने की पगार मिली थी। उसने ढाबे में खाना खाया। उसके पास जितने रुपये होने चाहिए थे, लेकिन हैं 290 रुपये। रिक्शे वाले को पैसा देगा, उसके बाद भी उसके पास 280 रुपये बच जाएंगे। क्या कमाल है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था पहले। लेकिन उसने किसी से छीन कर थोड़ी ही लिया है। मैं भी अगर किसी को ज्यादा दे दूं तो क्या वह लौटा देगा? चलता है, बेईमानी थोड़ी है। रिक्शे में जल रही बत्ती की मरियल रोशनी में उसे लगा कि उसकी गली का मुहाना आ गया है, जहां से उसे कुछ दूर अंदर पैदल चलकर जाना है। रिक्शे वाले को उसने रोकने को कहा। उतरते हुए उसके हाथ में 10 रुपये का एक नोट थमाया और अपनी परिचित गली में तेजी से बढ़ गया। 20-25 कदम में वह अपने घर में होगा, अन्य दिनों से कुछ ज्यादा ही खुश। उसे लगा अंधेरे में उसके पीछे कोई आ रहा है, शायद रिक्शा वाला ही, हाथ में रिक्शे की मरियल बत्ती लिए हुए। ये लोग कब मानने लगे। उसने रिक्शे वाले को एक भद्दी सी गाली दी। ये 2 रुपये और लेकर ही रहेंगे। 2 रुपये का सिक्का टटोलने के लिए पॉकेट में हाथ डालकर उसने सशंकित पीछे मुड़कर देखा। रिक्शा वाला उसे पुकार रहा था और अब तक उसके पास पहुंच चुका था। ए बाबू, आपने 10 के बदले हमको 50 का नोट दे दिया है। रिक्शे वाले ने अपने एक हाथ में लटकी मरियल रोशनी में दूसरे हाथ के नोट को लेकर उसे दिखाते हुए अत्यंत सहज भाव में कहा,